बाजार के लिए आज का सत्र फिर से काफी अच्छा रहा। कई सारे ऐसे सेक्टर्स थे जो बाजार को आज मदद कर रहे थे, जिसमें कैपिटल गुड्स हो, मेटल्स हो, आईटी लगातार दूसरे दिन अच्छी तेजी थी। सरकारी बैंकों से काफी सपोर्ट मिल रहा था। तो ये सारे ऐसे सेक्टर थे जहां से भरपूर सपोर्ट मिल रहा था। मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी दिखी। लेकिन जो मोमेंटम बना है इस हफ्ते, क्या ये आगे भी जारी रहेगा? इस पर बातचीत करने के लिए पीएचडी कैपिटल के प्रदीप हल्दर हमारे साथ है। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त निकाला आपने। सर, क्या लग रहा है? सर, सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही व्यू बता दीजिए। जो ये तेजी बन रही है, कहां तक कंटिन्यू होती दिख रही है? कौन से नए टारगेट आप दे रहे हैं बाई साइड में? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो विश्व मोहन जी। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ आफ्टर ए लॉन्ग टाइम शो करने में। एंड एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर आज हम बात करने वाले, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। ऐसे कुछ रहा है, हम क्लाइंटों के साथ भी डिस्कशन करते हैं, हो सकता है कुछ कॉल्स, कुछ स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। एंड रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बेसी, certification from NISM Innova, a guarantee performance of that intermediary or provide any assurance of return to the investors। देखिए, ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखेंगे विश्व मोहन जी, 24,000 के ऊपर सस्टेन होना बहुत मुश्किल था आज से एक दो हफ्ता पहले, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल ही हम बोलेंगे इसको, लेकिन एटलीस्ट सस्टेन हो रहा है 24,000 के ऊपर। जिस तरीके का क्लोजिंग आया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मुझे लगता है कि एक बार 24,450, उसके बाद 24,600 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। और बैंक निफ्टी कंपेयर अगर करेंगे निफ्टी के साथ, ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। एंड मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में कुछ प्राइवेट प्लेयर्स बैंक है जो कहीं ना कहीं कमिंग डेज में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और बैंक निफ्टी का अगर लेवल देखा जाए तो 57,585 के आसपास का क्लोजिंग था लास्ट सेशन में। एंड यहाँ से भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो मूव रहेगा, वो मूव आपको कंटिन्यू होके ऑलमोस्ट 59,000 तक मूव कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यही है सर कि मार्केट पॉजिटिव न्यूज पे ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है और नेगेटिव न्यूज पे थोड़ा ज्यादा रिएक्ट करता है। तो बात अभी ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में एक्चुअली नेक्स्ट थोड़ा बहुत ये जो 19th को जो फाइनल डील होने वाला है, इसका इफेक्ट क्या होगा। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जितना होना था हो गया है। एंड ज्यादा कुछ खराब तो मैं ऐसे नहीं देखने वाला। हम लोग ऑलरेडी एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ट्राई कर रहा है कुछ बूस्टिंग करने का, इसी वजह से रिसेंटली जो बॉन्ड मार्केट को लेके आया था इफाई के टैक्सेशन नहीं, वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव जो है चीजें, ये अभी अगर गवर्नमेंट की तरफ से और थोड़ा सपोर्टिव हो जाता है, सो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऑब्वियसली भागता हुआ नजर आएंगे। अब प्रॉब्लम में हो गया था ओवरऑल। आप देखेंगे जब कोविड के बाद मार्केट एक तरफा रैली हुआ, तो मार्केट को कभी टाइम करेक्शन का मौका ही नहीं मिला। तो ये बेसिकली लास्ट जो 15-18 मंथ से चल रहा है, तो दैट इज एक टाइम करेक्शन, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। और कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक ही फोकस कर रहे हैं हम लोग हमारे क्लाइंटों के लिए भी। एंड मुझे लगता है कि कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एंड स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करेंगे तो पैसा ज्यादा बनेगा। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में जो आज से एक महीना पहले भी जो एक डर का माहौल था, कहीं ना कहीं वो थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन मैं एग्रेसिव नहीं हूँ बिल्कुल अभी। ओके, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जो नेगेटिव खबरें थी, वो आज तो प्राइस इन हो रही है, धीरे-धीरे खत्म हो रही है। हम सभी जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में यूएस और ईरान के बीच में एक एग्रीमेंट भी होने की पूरी उम्मीदें हैं। इस बात की पुख्ता जानकारी भी मिल रही है, सारे सोर्सेज़ भी इस बात को कह रहे हैं और अनाउंसमेंट भी हो गए हैं। तो ऐसे में लग रहा है, कच्चे तेल में जिस तरह की हफ्ते भर में हमने देखा 15-16% की गिरावट, रुपए में रिकवरी है, तो ये सारे फैक्टर हैं जो एफआईआईज़ को भी अट्रैक्ट करेंगे हमारे बाजारों की तरफ, वो वापस से लौट सकते हैं। तो ये बड़ी वजह है। और प्रदीप जी को लगता है कि निफ्टी यहाँ से 24,450, 24,600 तरफ की तरफ भी रुख कर सकता है, और बैंक निफ्टी 59,000, 59,000 के ऊपर भी निकल सकता है। तो चलिए, ये तो इंडेक्स की बात हुई, लेकिन इनको लगता है कि सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक पर नजर अगर रखेंगे तो ज्यादा पैसा लग बनेगा यहाँ पर। तो सर बताइए, आज सरकारी बैंकों से बात कर लेते हैं। हालांकि प्राइवेट बैंक की आप बात कर रहे थे, आपने कहा भी कि आपको बैंकिंग में और खास करके निफ्टी बैंक में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। तो प्राइवेट बैंक्स या सरकारी बैंक, क्या आपको पसंद आ रहा है, और उनमें से स्टॉक्स क्या आपको पसंद है? देखिए, विश्व मोहन जी, दोनों बैंक की दोनों सेगमेंट पे ही मुझे अच्छा लग रहा है। अगर हम पीएसयू बैंक पे देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में है। देखेंगे हमने 1200 के ऊपर भी गया था, सस्टेन नहीं हो पाया, प्रॉफिट बुकिंग आ गया, और फिर से जो बेस अभी रिसेंटली बना है
मुझे लगता है कि क्लियर कट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से बाय करके जाना चाहिए। अगेन हमें ऑल टाइम एक हाई कमिंग डेज में आते हुए दिखाई देंगे। एंड कैनरा बैंक का चार्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है। कैनरा बैंक भी मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ से बाई करेंगे, सो एक मैं 118 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा। 150 तक मुझे लगता है कि डेफिनेटली पॉसिबल है। और मेरा जो सिलेक्शंस रहेगा स्पेशली मुझे लगता है कि वो रहेगा साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक का अगर हम चार्ट देखेंगे, मुझे लगता है कि देखेंगे आप मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है, वीकली चार्ट में ब्रेकआउट है, एज वेल एज डेली चार्ट में भी ब्रेकआउट है। प्राइवेट बैंकों में कुछ बैंक इस लाइक आरबीएल बैंक, बंधन बैंक जैसे बैंक आप देखेंगे। बंधन बैंक लास्ट 6 महीने के हाईस पे अभी ट्रेड कर रहा है। आरबीएल बैंक मार्केट नीचे आया, लेकिन आरबीएल बैंक बहुत बढ़िया 330 के लेवल पे बेस बनाने के बाद ऊपर आ गया। सो मुझे लगता है कि पर्टिकुलर ये जो सेगमेंट है, यहाँ से नेक्स्ट जो बैंक, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बैंक निफ्टी को मैं देखता हूँ कि यहाँ से एटलीस्ट 1,500 पॉइंट का रैली, 59,000 ऑन द वे। अगर ये होता है, उसमें से और एक बैंक है जो कि साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक मुझे चार्ट में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट प्राइस एक्शन मुझे लगता है कि यहाँ पे पॉसिबल है। पहला जो टारगेट रहेगा वो है 52, सेकंड टारगेट रहेगा 58, थर्ड टारगेट रहेगा मेरा यहाँ पे 65, एंड एक छोटा सा स्टॉप लॉस जो कि 44.50 के आसपास मेंटेन करने का सलाह रहेगा। थोड़ा पोजिशनल व्यू है। 15 से 18 ट्रेडिंग सेशन अगर आप होल्ड करते हो तो मुझे लगता है कि इजीली आपको 58 से 65 का दोनों टारगेट पॉसिबल है जी। ओके, तो प्रदीप जी की आदत है पोजिशनल और लंबे लंबे टारगेट भी देते हैं, भले ही टेक्निकल व्यू रखते हैं, लेकिन ये 2 हफ्ते से ज्यादा के ये टारगेट है, 15 से 18 दिनों का साउथ इंडियन बैंक का। पहला टारगेट 52, दूसरा टारगेट 58, तीसरा टारगेट 65, 44.5, ₹44.5 का एसएल भी जरूर लगा लीजिएगा साउथ इंडियन बैंक में। इसके अलावा आरबीएल, बंधन बैंक, सरकारी बैंकों में एसबीआई और कैनरा बैंक जैसे दिग्गज बैंक्स भी इनको पसंद आ रहे हैं। चलिए, बैंकिंग तो पूरा आपने बता दिया, इंडेक्स में भी आपको 1500 बैंक निफ्टी में रैली दिख रही है। अब कुछ और सेक्टर की बात कर लेते हैं। आईटी में आज भी फिर से अच्छी तेजी थी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कल की अच्छी रैली के बाद आज भी तेजी कंटिन्यू होती दिख रही थी। यहां से कुछ पसंद आ रहा है या इसको अवॉइड लिस्ट में रखा है आपने? सर आईटी में प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, देखिए ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि एक तरफा एंथ्रोपिक जो एआई वाला प्रॉब्लम हुआ था उसके वजह से नीचे आया, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टैरिफ वाला इशू था उस टाइम से नहीं चला। उसके बाद जो अर्निंग सेशन जो रिजल्ट आए, रिजल्ट भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन के आसपास नहीं हुआ था, तो उस वजह से भी नीचे आया। थर्ड रीजन जो जो पिटाई स्टार्टिंग हुआ था, आप देखेंगे जो एंथ्रोपिक क्लाउड में जो ओवरऑल जो एआई को लेके एक बबल था, सो कहीं ना कहीं उसके बाद से जो पिटाई हुआ है। निफ्टी आईटी इंडेक्स आप देखेंगे 45,000 46,000 के आसपास का टॉप बनाने के बाद अभी ऑलमोस्ट 28,809 के आसपास का क्लोजिंग। एंड मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम। तीनों तरह का ट्रेंड होता है मार्केट में ऑलवेज, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। तो अप ट्रेंड एक तरफा हमने पहले देख लिया था, अभी का जो लास्ट 1 1.5 साल से चल रहा था एक डाउन ट्रेंड है। अभी कुछ टाइम साइडवेज चलेगा ओवरऑल निफ्टी आईटी इंडेक्स। अब जो बीच बीच में 1%, 2%, 3% का मूव है ना, दैट्स कॉल्ड द डेड कैट बाउंस। एंड डेड कैट बाउंस इज नॉट इक्विवेलेंट द ब्रेकआउट। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भैया ये ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट नहीं है, डेड कैट बाउंस है। सो मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम। मैं थोड़ा टाइम यहाँ पे मुझे लगता है कि लेके चलना चाहिए। इमीडिएट लेवल पे यहाँ से ब्रेकआउट या तो इमीडिएट लेवल पे यहाँ से मूव मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओवरऑल आईटी इंडेक्स पे। एंड अगर आपको रहना है, फर्स्ट मूव थोड़ा सेफ प्ले करना है, और वो लार्ज कैप के साथ रहेगा, जिसमें इंफोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स मुझे लगता है कि पहले ही भागेगा। उसके बाद थोड़ा मुझे लगता है कि मिड कैप, उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत स्मॉल कैप में हम फोकस करके जा सकते हैं। लेकिन अगर हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बात करें, तो टीसीएस जैसे स्टॉक्स बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस लास्ट कुछ दिनों से किया है, वैल्यू जोन के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि अगर आईटी में जाना है तो एक आईटी बीज है निपॉन इंडिया का, तो मुझे लगता है कि आईटी बीज आप ले लीजिए, तो फिर आपको स्टॉक स्पेसिफिक जाना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको स्टॉक के साथ रहना है तो ओनली स्टार्टिंग में मैं अभी इंफोसिस एंड टीसीएस के साथ ही अभी रहना पसंद करूंगा। और अगर सस्टेन हो जाता है, मूव आना स्टार्ट होता है, एटलीस्ट अपनी जो 50 मूविंग एवरेज जो हम लोग फॉलो करते हैं, 100 मूविंग एवरेज इसके ऊपर सस्टेन हो जाते हैं, तो उसके बाद डेफिनेटली वी कैन डिस्कस। बट करेंटली एक बार इमीडिएट लेवल पे यहाँ से एग्रेसिव नहीं होना, इट विल टेक सम टाइम जी। ओके, तो बहुत एग्रेसिव ना हो, टैक्टिकल तरीके से आप यहाँ पे काम करना होगा। तो यहाँ पे अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इंतजार करें,
टैक्टिकल बाई यहाँ पर कर सकते हैं। अदरवाइज रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप एसआईपी कर सकते हैं निफ्टी आईटी वीज जैसी ईटीएफ वगैरह में, जहाँ पे आपको यहाँ पर ठीक ठाक रिटर्न लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख सकते हैं। चलिए सर, एफएमसीजी कल अच्छा चला था, आज दायरे में कह सकते हैं थोड़ी नरमी भी दिखी थी बहुत सारे पॉकेट्स में, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल वापस से चलना शुरू हो चुका है। यहाँ पर कुछ दम दिख रहा है, कोई स्टॉक जो आपको पसंद आ रहे हो? देखिए एफएमसीजी तो विश्व मोहन जी इसमें अभी एक्चुअली स्ट्रक्चर वाइज उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मैं इसमें अभी वेट करना चाहूंगा। लेकिन अगर एफएमसीजी में भी देखा जाए, देखिए वैल्यू इन्वेस्टिंग जैसे स्टॉक बहुत है, थोड़ा बहुत अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक को देखेंगे, मुझे लगता है कि 2197 के आसपास का प्राइस चला है। लास्ट 3-4 साल से उतना बढ़िया रिटर्न दिया नहीं है, लेकिन इसके मतलब ऐसा नहीं कि नेक्स्ट 3 साल भी नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक वैल्यू जोन के आसपास है यही हिंदुस्तान यूनिलीवर। जब मार्केट आपको एटलीस्ट 27,500 27,000 पे निफ्टी दिखेंगे, उससे पहले पहले मुझे लगता है कि एक बार 2950 3,000 तो क्रॉस आपको मिनिमम करता हुआ दिखाई देंगे। सो एटलीस्ट वैल्यू जोन में है। अगर आपको रिस्क थोड़ा कम लेना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं ज्यादा एग्रेसिव नहीं हूं, तो लार्ज कैप जैसे स्टॉक एफएमसीजी में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक आपको खरीदना चाहिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी मैं देना पसंद करूंगा। अगर हम रिसेंटली देखेंगे, डबल बॉटम बनाया था चार्ट में टेक्निकली, एंड 2060 2060 के आसपास का एक स्टॉप लॉस टारगेट यहाँ से दो मैं लेके चलूंगा। पहला जो टारगेट रहेगा वो 2700, उसके बाद मुझे लगता है कि एक बार 3,000 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। आपको 3 से 4 क्वार्टर का मिनिमम आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो एक साल का आपको वक्त देना पड़ेगा, फिर 2007 3000 तक के टारगेट भी एचयूएल दिखा सकता है, क्योंकि एफएमसीजी पूरे ही सेक्टर को लेकर काफी कंसर्न है। रूरल डिमांड को लेकर चिंताएं हैं, एल नीनो को लेकर, और जिस तरह से मानसून की डेफिसिट है, ये सबसे बड़ी चिंता है। सर आखिरी सवाल, मेटल्स में आज रैली थी, कल तो काफी मुनाफा वसूली दिख रही थी, यहाँ से कुछ राय इस पॉकेट से? देखिए मेटल में मुझे लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशंस यहाँ पे है, कॉपर मेटल ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से भी पॉसिबल है, लेकिन स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा। इसमें से मुझे नेशनल एल्यूमिनियम अच्छा लगता है, मुझे हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, कुछ स्टील में भी टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ओवरऑल ये जो थीम रैली आया था ये कंटिन्यू होने वाला है। रिसेंटली अगर हम टेक्निकली देखेंगे, कंटिन्यूअसली नैल्को जैसे स्टॉक अपने 150 एंड 200 जो एवरेज मूविंग प्राइस है इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। टेक्निकली हम जो देखते हैं कि मैकडी एमएसीडी इसमें वीकली लेवल पे पॉजिटिव है, एज वेल एज मंथली लेवल पे भी पॉजिटिव है। डेली लेवल पे थोड़ा नेगेटिव हुआ है, इस वजह से ऑलरेडी 440 435 के आसपास से एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे भी आपको स्टैगर मैनर पे व्यू लेके चलना चाहिए। और नैल्को रहेगा पीक, और सेकंड टाटा स्टील जैसे स्टॉक मुझे लगता है कि अभी भी अंडर वैल्यूड है, और यहाँ से पोटेंशियल बिल्कुल बनता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होगा, क्योंकि टाटा स्टील जैसे स्टॉक भी हमने हमने देखा है कि 145 150 के आसपास जिस तरीके से उस टाइम पे हमारा कवरेज में भी था, शॉर्ट टाइम में टारगेट अचीव हो गया है। सो जिस तरीके से प्राइस अभी मूव दिखा रहा है, मुझे लगता है कि आने वाला दिनों में एक बार फिर से 250 का पहला टारगेट, उसके बाद 28 का शार्प, यहाँ से 25 से 30% का अपसाइड आने वाला दिनों में हम लोग देख रहे हैं। एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि 178, थोड़ा अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखने जाएंगे तो इसी वजह से मैं अभी करंट जोन से बाई करना नहीं चाहूंगा, लेकिन 178 पे अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं तो मुझे लगता है कि 180 280 उसके बाद 260 इजिली पॉसिबल है। ओके, तो मेटल्स में भी आपने दो टॉपिक बता दी है, नालको और साथ साथ टाटा स्टील को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। सर जाने से पहले एक बार और डिस्क्लेमर दे दीजिए, हालांकि शुरुआत ही आपने डिस्क्लेमर से की है, जो भी राय दी है दिए हैं आपने, उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या है? सर कोई भी स्टॉक हमारे पास नहीं रहता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड रजिस्ट्रेशन गारंटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीसी, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडियरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। और ऑलवेज कंसल्ट विद द सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं, और अपने खुद के स्टडी एंड अपने खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू अगेन सर फॉर दिस इन्विटेशन, एंड बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करने में। एंड आपके न्यू चैनल है, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सो मच सर, वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया, और सही गाइडेंस आप लोगों की तरफ से आती है तो डेफिनेटली इसका फायदा उनको मिलता भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।